गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आवाज नहीं आई? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस क्लास। तो कल हमारा बहुत ही अच्छा प्री बोर्ड एग्जाम हुआ। सबने आपने कुछ ना कुछ लेके गए होंगे, कोई कम लेके गया होगा यहाँ से, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस तो लेके गए होंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको पहली बार ऐसा फील होगा। मैंने पूरी पूरी कोशिश करी थी कि वही माहौल क्रिएट कर सके। याद रखना, जितना स्ट्रिक्ट माहौल कल था उससे 19 ही मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। मतलब उससे हल्का ही माहौल मिलेगा स्ट्रिक्टनेस के मामले में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इस लेवल की तैयारी करेंगे। अगर सपोज करो स्ट्रिक्ट नहीं मिला माहौल तो बोनस है, पर बाय द वे आपका सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पे उतना ही स्ट्रिक्ट मिला तो एटलीस्ट हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि हमको उधर बैठ के क्या करना है। इवन जिन किसी बच्चे ने पेपर पहले भी कर लिया था तो उसको, किसी बच्चे ने पहले भी पेपर कर लिया था, वो जाने की इच्छा भी जागृत कर रहा था, तो उसको भी नहीं जाने दिया जाएगा। कम से कम आधा घंटा लास्ट में बचेगा, तभी आप सीट छोड़ के, रूम छोड़ के बाहर जा सकते हो। तो अगर आपके ऐसे प्लान्स हैं कि आप 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कर लेंगे तो याद रखना भैया, उधर थोड़ा सा फिर अपने लिए कुछ मनोरंजन का साधन लेके जाना, क्योंकि हर पेपर में आधा 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, आप उठ के नहीं जा सकते। तो वही सेम एक्सपीरियंस हमने कोशिश करी कल यहाँ पे क्रिएट करने की। ओके चलो, लेट्स टॉक अबाउट द पेपर। सो पेपर वाज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टाइप का पेपर था, बेसिक का नहीं था। लेकिन स्टैंडर्ड में अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें सो इट वाज मॉडरेट। इट वाज, पहला पेपर डिफिकल्ट नहीं दे सकते, अब कोशिश करेंगे दूसरा थोड़ा सा अच्छा बने, ऐसा ही देंगे। ओके, याद रखना 70 to 75% चांसेस होते हैं कि मॉडरेट पेपर आएगा, और बचे हुए चांसेस होते हैं कि इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट। एवरेज आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो जो बच्चों को मैथ्स कम आती है उनके लिए भी अच्छा था, जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी आती है उनके लिए अच्छा ये था कि वो स्पीड बढ़ाने की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मॉडरेट पेपर में स्पीड कैसे बढ़े। ओके चलिए, सो सेक्शंस आपने रीडिंग कर ली। टोटल मिला के 5 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में हमारे पास कितने एमसीक्यूज थे? 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज। और सेक्शन नंबर बी फिर एक एक, पहला सेक्शन एक एक नंबर का था, यानी 20 into 1 कितने हो गए? 20 मार्क्स। फिर दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चंस थे 2-2 मार्क्स के, कितने हो गए? 10 मार्क्स ही हो गए। सेक्शन सी हैज 6 questions of 3 marks, that means 18 marks. Section D has 4 questions of 5 marks, that means 20 marks. And section E has 3 case based, मतलब वो केस स्टडीज है हमारी, 4 marks each, तो 3 into 4 will be given 12। ठीक है, चलो टोटल लगाएंगे तो 80 हो जाना चाहिए। 30, 48, 48 and 20, 68, 68 and 12 is 80। अच्छा, इंटरनल चॉइस जहां जहां पर है वो भी क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन पेपर में। तभी कहता हूं कि शुरू के इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पेपर को एक बार चेक करना, जो बातें मैंने कल कही, पेपर मिस प्रिंटेड तो नहीं है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। किसी बच्चे ने कहा सर हमको क्या पता चलेगा इसमें टेस्ट पेपर में कितने पेज हैं? बिल्कुल पता चलेगा, नीचे बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा जितना जैसे इसमें लिखा हुआ है। देखो नीचे नीचे, पेज 1 of 7, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेजेस 7 हैं, उसमें से ये पहला पेज है। तो आपको काउंट करने से, जैसे 7 दिखा ना, तो आपको सबसे पहले काउंट करने 7 पेज है मेरे, क्योंकि आपने नाम लिख दिया। अपने क्वेश्चन पेपर में नाम लिखवाएंगे लोग, जैसे आपने नाम लिख दिया उस क्वेश्चन पेपर को चेंज नहीं किया जा सकता, भले वो फटा हो, भले उसमें कुछ मिसप्रिंट हो, भले उसमें प्रिंट ही ना हो। तो पहले चेक करना है फिर नाम लिखना है। ओके, उसी टेस्ट पेपर से काम चलाना पड़ेगा पूरे ऑल ओवर द टेस्ट पेपर। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई जानकार नहीं होगा। अभी कल तो कमल सर थे, सर मेरा मिसप्रिंट है थोड़ा बता दो। वहां पे मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वाले एग्जाम में मैथ्स से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी वाले एग्जाम में हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है। मैथ्स वाले में बिठाएंगे संस्कृत वाले को, संस्कृत वाले में बिठाएंगे एसएसटी वाले को, एसएसटी वाले में बिठाएंगे ड्राइंग वाले को, और ड्राइंग में बिठाएंगे पीटीआई को, और पीटीआई में पता नहीं प्रिंसिपल खुद आ जाए। ठीक है और समझ गए? तो उनका कुछ लेना, तो वो ऐसे कहेंगे मानक आईना पतो, बस ये चीज होगी। बेटा आपको जैसा आना समझ में आ रहा है आप कर लो, अब हम तो बेटा जानते नहीं है इनके में, ऐसी स्टेटमेंट आएगा उनका वहां। ठीक है, सो आपको अपनी मदद खुद को करनी है। क्लियर है? ठीक है, उनको ये भी पता नहीं होगा कि ये मिसप्रिंट है तो उसका क्या करना है। सीरियसली उनको ये भी पता नहीं होगा कि इस बच्चे का एक पेपर मिसप्रिंट आया है तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए फिर वो फोन करेंगे, अरे इधर आओ ये पेपर मिसप्रिंट आ गया, रुको अभी 10 मिनट, वो आ रहा है, वो बंडल आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट हो। तो हम पहले हाथ खड़ा करते हैं हमारा कि सर मेरे पेपर में दिक्कत है। प्लस आंसर शीट भी, आंसर शीट में मान लो कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि सील पैक आएगी, आपने सील खोलने से पहले सब कुछ चेक करना। ओके, आंसर नहीं, कुछ भी निशान नहीं होना चाहिए। लेट से पहले से कुछ लिखा हुआ है और फ्लाइंग आ गई, आपकी कॉपी चेक हो गई, आप कितना भी कह दो कि ये पहले से लिखा हुआ था, क्या वो मान लेंगे? नहीं मानेंगे।
वो नहीं मानेंगे कि इसमें पहले से लिखा हुआ है। पेन से मान लो कुछ लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये तो पहले से लिखा हुआ था, कैसे मानेंगे? आप बताओगे कि सर मेरी आंसर शीट जो है ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दो। आप आगे होके बताइए। ओके, क्लियर है सारी बातें? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसका जो वेटेज है वो बिल्कुल आपके सीबीएसई कोर्स के वेटेज के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर सीबीएसई कोर्स का आप साइट पे जाके देखोगे कि चैप्टर 1 नंबर 1 से इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही इस पेपर में डाले। समझ गए? ठीक है, जैसे उसने कहा कि 4 नंबर का है पहला चैप्टर, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का, तो वैसा ही इसमें डाला हुआ। ठीक है ना, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही डाला। ओके, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m की वैल्यू ये, आवाज नहीं, n की वैल्यू ये। याद रखना HCF एंड LCM जो चैप्टर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स पे चलता है। किस पे चलता है? टॉपिक जो है किस पे चलता है? पॉजिटिव। तो पहले क्लियर करना जरूरी है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4, क्योंकि किसी पॉजिटिव इंटीजर का ही HCF निकाला जाता है 2 नंबर्स का। आप ऐसे ही कहोगे कि 18 और 12 का HCF निकाल, आप ऐसे नहीं कहोगे 18 और -3 का LCM निकाल, आप ऐसे भी नहीं कहोगे कि 18 एंड 2.5 का LCM निकाल। ठीक है ना, नहीं निकल सकते अपन, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो m ये है, n ये है। आपसे क्या पूछा है? HCF ऑफ m एंड n। तो HCF और LCM के 2 फॉर्मूले याद हैं? बोलो। HCF का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, लोवेस्ट, लोवेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ, आवाज नहीं, लोवेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं इनके, फिर उनकी लोवेस्ट पावर्स ढूंढनी है, फिर उनका प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों ही है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। तो HCF जब हम निकालेंगे तो एक्स और वाई दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों ही कॉमन है। कॉमन मतलब इसमें भी है और उसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। अब पावर, पावर क्या लेनी है? लोवेस्ट। तो एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, एक्स की पावर वहां पे 3 है, तो लोवेस्ट कौन सी होगी? 2। y की पावर यहाँ पे 5 है, y की पावर वहां पे 2 है, तो लोवेस्ट कौन सी होगी? 2। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। इसी में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से अगर एलसीएम पूछता तो क्या करते हैं? तो एलसीएम की डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ऑल द फैक्टर्स, कॉमन नहीं आते इसमें, सारे आते हैं। इसमें कॉमन नहीं आते, उसमें क्या आते हैं? सारे। तो इस केस में तो कॉमन भी एक्स और वाई है और सारे भी एक्स और वाई है, लेकिन किसी केस में कॉमन अलग और सारे अलग हो सकते हैं। तो इस केस में कॉमन भी एक्स और वाई थे और सारे फैक्टर्स लेने आने, तेरे भी सारे फैक्टर्स लूंगा, तेरे भी सारे फैक्टर्स लूंगा, कॉमन है वो भी लूंगा, अनकॉमन है वो भी लूंगा। तो इस बार तो इस वाले केस में तो है ही कॉमन फैक्टर्स। मान लो कल को इसके आगे जेड लगा हुआ रहता, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, तो अब कॉमन तो आते एक्स और वाई, लेकिन सारे आते एक्स वाई जेड। जब सारे लेने की बारी आती तो क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड। लेकिन कॉमन लेने की बारी होती तो क्या लेते हैं? एक्स और वाई। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा? सारे फैक्टर्स ले लो, एक्स भी ले लो, वाई भी ले लो, जेड भी ले लो। अब क्या लेनी है? उसकी हाईएस्ट पावर। तो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब, वाई की पावर 5, वाई का स्क्वायर, वाई की पावर 5, और जेड तो है ही एक बार, तो जो उसकी पावर होगी वही हाईएस्ट होगी। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का ये एलसीएम। इनकेस एलसीएम का क्वेश्चन आता है। समझ गए? ओके, चले आगे। आपको क्या करना है? कॉपी में हल्का सा टिक मार्क कर देना है अगर वो करेक्ट है, और अगर गलत है तो ऐसे रॉन्ग कर दे। और फिर एट द एंड ऑफ एमसीक्यू वाला सेक्शन आपको काउंट करने कितने टिक मार्क्स हैं, कितने। एमसीक्यू में याद रखना, या तो सही या गलत होता है, पार्टली सही और पार्टली गलत नहीं होता है। समझ गए? ऐसा नहीं आधा सही है तो आधा नंबर मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, और तीसरी चीज नहीं हो सकती। तो ये तो राइट या रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमको किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? अगर ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन गिवन, ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, आपको ऐसे नहीं गिवन है कि ये पॉलिनोमियल x+2 है, आपको ऐसे भी नहीं गिवन है कि पॉलिनोमियल x² कुछ नहीं गिवन है, आपको तो ग्राफ गिवन है पॉलिनोमियल का। तो कैसे पता लगाएंगे? जीरोस का मतलब क्या होता है? जो उसकी वैल्यू को 0 करे। उसकी वैल्यू को 0 करने का मतलब है y की वैल्यू को 0 करना। तो y की वैल्यू 0 कब कब होती है? जब जब वो x एक्सिस से टकराती है। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, दैट मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, दैट मींस वो उसका 0 है, 0 सॉल्व है, पॉलिनोमियल है। तो आपको चेक करना है ग्राफ y एक्सिस में कितनी बार टकरा रहा है, 1 2 3। तो 3 बार ये 0 बना, तो 3 नंबर से जो उसको 0 बना सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? 3। वेरी इजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी याद होना चाहिए। हाँ, सीबीएसई में
सर आप कह रहे हो ना फर्स्ट चैप्टर के है ना, आता है 4 नंबर का 5 नंबर का। हाँ सर रूट 3 रेशनल रूट 5 रेशनल। हाँ, तो 100% क्वेश्चन वही आएगा, ऐसा किसने कहा? अरे हर बार आता है तो इस बार भी आएगा, गारंटी है क्या? ठीक है, हर सैंपल पेपर में है, हर बार आता है, सब कुछ है, इस बार आएगा, कोई लिखित में दे दे, दे दो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को कह दो कि ये मेरे को रिटर्न में दे दे, और नहीं आया तो हम तेरे ऊपर केस करेंगे, ऐसी ऐसी शर्त के साथ आप उनसे पूछ लो, अगर आ जाए तो। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। अरे आपको लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, मैं भी कह रहा हूं आएगा, लेकिन इट इज नॉट गारंटेड, इट इज नॉट गारंटेड। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब मैथ्स के कोर्स को हम पूरे को एक ही सैंपल पेपर बनाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दें, तो फिर सैंपल पेपर या टेस्ट लेने का मतलब क्या हुआ? आप ही घर से सोच के आए थे रूट 2 इरेशनल आएगा, रूट 3 इरेशनल आएगा, इधर भी आ गया, फिर मजा ही क्या आया? टेस्ट पेपर हमेशा, सैंपल पेपर, प्री बोर्ड पेपर हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस होना चाहिए, फुल ऑफ सरप्राइजेस होना चाहिए। आ जाता है तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि गलत बात है, अच्छी बात है, आ जाएगा। ओके। और याद रखना, इस टाइप की कोई गारंटी नहीं होती कभी कि ये क्वेश्चन ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। The pair of equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 have। अब हैव आ जाए आगे तो आपको तीन में से आंसर देना है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस। और इज आ जाए तो इज में दो ऑप्शंस होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ गए? वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और उसके पास क्या है, तो वो खुद तो हो सकती है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, उसके पास क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में। तो इसमें हैव आ गया ना, हैव आ गया मतलब उसके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बताने। तो कैसे पता लगाते हैं अपन? a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला तरीका याद है सबको? जैसे इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है -3, तो 1/-3, देन 2/-6, जो कि सॉल्व होके अगेन वही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/1। तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं बट वो दोनों इक्वल नहीं है। सो इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज, if it is not equal to c1/6, so what can be concluded? What can be concluded? कौन सा सॉल्यूशन टाइप है ये? सेकंड टाइप वाला, नो सॉल्यूशन, जिसमें पैरेलल लाइंस बनती थी। सो ऑप्शन नंबर ओके। ग्राफ में भी दे रखा है, लेकिन हम तो ये माने कि नहीं देगा ग्राफ में भी, तो भी हम पता लगा लेंगे, ग्राफ में दे दिया बोनस है, नहीं देगा तो भी हम पता लगा लेंगे। तो आंसर इज सी, नो सॉल्यूशन। चेक हो रहा है? ये क्या है आपके हाथ में, कौन सी चिट है? अच्छा, सिग्नेचर करके दिया है। सो ये स्टैम्प पेपर में दे यार, इसका इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। एक 100 वाला स्टैम्प में बनवा के और लिख के दो, और उस फिर अगर नहीं आया तो मानहानि का दावा करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को भ्रमित करने की कोशिश की गई। ठीक है, ओके, चलो आओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो गारंटी दे नहीं सकता कि क्वेश्चन आएगा। स्टैम्प पेपर मैं बनवाऊं? गारंटी कौन दे रहा है? फिर बनाएगा कौन? क्वेश्चन नंबर 4x² - 2x - 3 = 0। अब इसमें भी हैव आ गया, तो हैव जब भी आ जाए तो आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ओके, तो उसमें तो तीन ऑप्शन क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने ऑप्शंस होते हैं? अगेन तीन ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से? 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और नो रियल रूट। इसमें पता लगाने का तरीका होता है b² - 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। d = b² - 4ac, 4ac दो वाले भी है। चलो, तो वैल्यूज क्या है ए बी और सी की? ये तो है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी। चलो, तो b² यानी -2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू अगेन -3, प्लस माइनस साइन के में यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, तो ध्यान से करना है। सी की वैल्यू अगेन -3 है, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस। अब आगे सॉल्व भी क्यों कर रहे हो? कुछ भी कर लो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 4 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे। जब हम एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर से मतलब थोड़ी ना है, हमको तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब 4 में कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे पॉजिटिव ही आएगी, तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी। सॉल्व कर लो चाहो तो, नहीं तो 4 या 16 3 या 48 होता है, 48 + 4 इज 52, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर बी, रियल भी होंगे डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग। फिफ्थ क्वेश्चन, 18ab - 3, 4 नंबर अगर एपी में है तो a + b की वैल्यू, तो a + b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू बताओ? हमको किसी भी एपी के अगर दो टर्म्स गिवन है
तो उसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं हम उन दोनों की इक्वेशन बना के। जैसे पहली टर्म से इक्वेशन बन गई कि a1 बराबर a बराबर 18 और चौथी टर्म यानी a4 बराबर a प्लस 3d बराबर क्या है चौथी टर्म -3। सो अगर इसको दो इक्वेशंस मान लें तो a और d सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है। ये पहली इक्वेशन में a की वैल्यू ही आ गई, ये लो। तो ये इक्वल टू क्या था -3। हाँ, तो a की वैल्यू 18 यहाँ पे डाल दो। तो 18 प्लस 3d इक्वल टू -3। सो 3d इक्वल टू 18 उधर जाएगा -3 -18 -21। तो d की वैल्यू -7। एक बार d आ गया तो -7 जोड़ दो। 18 में -7 जोड़े तो -11 और फिर ओके सॉरी हाँ 11 ही आएगा, माइनस कर रहे हैं अपन। 11 में से 7 और गए तो 4 और 4 में से 7 और गए तो -3। मैच हो गया। तो अब आपसे a की वैल्यू आ गई 11, b की वैल्यू आ गई 4, बट आपसे दोनों की नहीं वैल्यू पूछी, आपसे दोनों के सम की वैल्यू पूछी है। तो 11 + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b, यानी 11 + 4 गिव्स मी 50। डन। समझ आ रहा है? समझ में भी आ रहा है? कृतिका इधर बैठो, आपका अलग से ग्रुप डिस्कशन चल रहा है वहां पे, इधर आ जाओ। ओके ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो अभी तो मार्क्स दे दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना हमारा। ठीक है, 6 पे चले। ओके, देखो एक और चीज सुनो। अगर अपने को कॉमन डिफरेंस जल्दी से निकालना है तो एक तरीका और है। हमने लास्ट डाउट सेशन में उसको क्लियर किया था। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका निकाला था हमने। लास्ट में से पहली टर्म माइनस करके n-1 से डिवाइड कराओ। तो लास्ट में से पहली टर्म -3 -18 और कितने टर्म्स है 4 में से एक गया तो 3, तो -3 -18 कितना होता है -21 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से भी -7 डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आ सकता है। बट इसमें लास्ट और पहली टर्म गिवन होनी चाहिए, बीच वाली नहीं गिवन होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये एक फॉर्मूला आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। लास्ट और पहली टर्म का डिफरेंस L-A, डिवाइड किससे करना है, जितने भी टर्म्स है उसमें से एक कम, जितने भी टर्म्स है उसमें से एक कम। ठीक है, चलते हैं आगे। क्योंकि देखो 18 से -3 पहुंचने के लिए आपने टोटल कितना रास्ता तय किया, -3 -18 -21 का रास्ता तय किया। कितने चरणों में तय किया, एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, तो डिवाइडेड बाय 3, तो पता चल गया प्रत्येक चरण में कितना कितना गैप है। तो दिस इज द लॉजिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इससे सरल क्वेश्चन तो क्या ही हो सकता है, इससे भी सरल हो सकता है कोई क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो ऐसा, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए कि x+2 की वैल्यू दे दे और x की वैल्यू पूछ दे। बट ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जाता है, बट सरल होता है। क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बोलो। अच्छा, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एब्सिस का क्या होता है, x एक्सिस किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो कोई पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट से 3,5, तो एब्सिस हो जाएगा 3 और ऑर्डिनेट हो जाएगा 5। कभी भी ये मत लिख देना कि एब्सिसा बराबर x एक्सिस। x एक्सिस एक लाइन है, एब्सिसा ऑर्डिनेट एक नंबर है, एक वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग भी गलत है वैसे। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये प्रैक्टिकल करने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, a और b की जो लाइन सेगमेंट है, अब वो देखो 2D ग्राफ में बनाए तो a कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो सोचना पड़ेगा। आप 2D ग्राफ में बनाओ मत। आपको मैंने क्या बताया था, दो तरीके के ज्योमेट्री होती है। एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होती है यूक्लिड ज्योमेट्री। जब अपन x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके पॉइंट्स को मार्क करके लाइंस बनाए ऐसे करें, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगर अपन x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ ही ना करें, केवल लाइन बनाए, केवल फिगर्स बनाए, तो उसको कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, यूक्लिड। तो जब मैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि लाइन ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, मैं तो सीधी लाइन खींचूंगा। जब x एक्सिस y एक्सिस ही नहीं है तो सीधी लाइन खींच के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी लोकेशन पता करनी नहीं है तो सीधी लाइन खींच दी, यूक्लिड ज्योमेट्री में काम कर रहे हैं हम। तो एक पॉइंट है a 2, -3 और दूसरा एंड पॉइंट है b 5, 6। इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही है। अब x एक्सिस मान लो ऐसे कहीं जा रही है घूमती हुई। ठीक है, अब आपको सर x एक्सिस ऐसे कैसे जाती है, तो लाइन भी सीधी हमेशा होती है, ऐसा किसने कहा। x एक्सिस ऐसे कर दो तो लाइन टेढ़ी हो गई। अभी अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम ही नहीं कर रहे ना, अभी तो अपन x एक्सिस को और इस लाइन को बस एक लाइन मान रहे हैं। x एक्सिस भी एक लाइन है और ये लाइन भी एक लाइन है।
तो लाइंस तो कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी आपसे पूछा गया है। अब जब भी रेशियो पूछता है तो हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, k/1 मान लिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दो सर, तभी k/1 की वैल्यू आएगी। चलो दो मत दो, एक तो दे दो, दोनों में से एक कोऑर्डिनेट दो। पॉइंट ऑफ डिवीजन दोगे तभी तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालूंगा, रेशियो ऑफ डिवीजन दोगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालूंगा। अब आप दोनों ही नहीं दे रहे हो, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये एक्स एक्सिस का काम है इसको डिवाइड करने का। अब एक्स एक्सिस का काम है उसको डिवाइड करने का, तो उनकी भिड़ंत जहां पर भी होगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे भी लाया करेगा और उस लाइन पे भी लाया करेगा, कॉमन पॉइंट होगा दोनों का। तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी लाया करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा नहीं होगा, बोलो। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाया कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में हमको नहीं पता, बट इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये तो पता है। तो आपको तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था रेशियो निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट से कर दो सॉल्व। अब फिर मैंने इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई आपको डाउट सेशन में कि अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, अच्छा लेकिन वो मिड पॉइंट के लिए चलती है, तो यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, वाई वाला फॉर्मूला बताओ, वाई बराबर बोलो सम ऑफ रेशियो m प्लस। तो इसमें वैल्यूज पुट अप करो, हमारे पास क्या क्या है, y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट पता है हमको 0, m1 m2 हमने k और 1 लिया है, k1 k+1, ओके। आ जाओ इनटू इनटू प्लस बीच में। अच्छा जी, k को तो किससे करें और उसको किससे करें ये सोचना है। तो k को तो करना है आपको 6 से और 1 को करना है आपको -3 से, ठीक है। सो k इंटू 6 क्रॉस में और 1 इंटू -3 सॉल्व करें। k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा। इधर आओ 6k -3, तो -3 को इधर भेजेंगे तो 6k बराबर 3, तो k बराबर 3/6 यानी कि हाफ। अब हाफ है तो हमने रेशियो क्या माना था, k/1, तो k की वैल्यू क्या निकाली 1/2:1। बट ऐसा तो कोई रेशियो होता नहीं है सर, इंटीग्रल वैल्यू होती है रेशियो में, तो कोई बात नहीं, ये नॉन इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना दे बोथ साइड्स। तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। आंसर इज 1/2, 1:2 कर दो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई डाउट है तो डाउट भी पूछते जाओ। और किसी ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर कोई और अप्रोच से सॉल्व किया है, जो भी किया है, तो अभी डिस्कशन का टाइम है, आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या मिस्टेक हो जाए तो नहीं, ये ऐसे सवाल है। चलें ओके। देखो, और कई स्मार्ट बच्चे विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस जल्दी से ऐसे पता लगा लेते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, इधर है 2, -3, इधर क्या था 5, 6, और पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था बीच में x, 0। अब x को तो देखना ही नहीं है क्योंकि x तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है मेरे पास, इसको और इसको और इसको तो देखो मत, हमको तो देखने y कोऑर्डिनेट को था। तो आप ये देखो -3 से 0 पे आया और 0 से 6 पे आया, तो इधर 3 कदम चला और उधर 6 कदम चला, रेशियो 1/2, 3:6। अब ये फिर वापस रुद्र वाली बात कर ली कि ऐसा ही होगा, ऐसे ऐसा कट्टरपंथी बन के एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे कि बॉलर तो ऐसी बॉल ही डालेगा, जल्दी पवेलियन वापस लौटोगे। ठीक है ना, वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और हमको मानना चाहिए कि आज का पेपर मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। हर टेस्ट पेपर एक सरप्राइज होता है, जो हम तो ऐसे मान के चलेंगे कि जो हमने सोचा नहीं है वो आएगा। तो हम तो नई बॉल के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। अब वो पुरानी बॉल दे देता है तो बोनस है, ठीक है ओके, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या कि -3, 6 और 0 कितने कदम चला, -3 से 0 कितने कदम चला, -2, -1, 0, 3 कदम, और 0 से 6 कितने कदम चला, 1 2 3 4 5 6 कदम, तो 3:6 यानी 1/2 रेशियो। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इन अ ट्राइंगल ABC DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। तो कल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि इनकरेक्ट था, ओके। बीच में 1 2 क्वेश्चन आपको लगे बट सब करेक्ट थे, सब में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, मिस प्रिंट वाली बात अलग है, बट लेकिन क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं था। इन ट्राइंगल ABC DE इज ड्रॉन पैरेलल, तो फिगर गिवन है हमको, MCQ में हमसे मेहनत नहीं करवाएगा, फिगर करीब करीब दे देगा क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। DE पैरेलल BC दिख रहा है आपको साफ साफ, cutting AB at D and AC at E, D and E respectively, such that AB वगैरह की वैल्यूज आपको गिवन है। टोटल AB कितना है 7.2 टोटल है, ठीक है।
और फिर आ जाओ AC कितना है टोटल 6.4 टोटल है ये, ठीक है। आ जाओ AD कितना है, इसमें से इतना पार्ट कितना है 4.5, तो आपसे क्या पूछा है AE, इतना पार्ट पूछा है आपसे, यहां से लेके यहां तक का पार्ट पूछा है। तो अब आप देखो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ADE और ABC है क्या, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो जो AD का AB से रेशियो है वो का वही रेशियो AE का AC से होगा। सिमिलर है इसका कैसे पता चला, तीनों एंगल्स बराबर है, पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वो एंगल कॉमन, ए सिमिलैरिटी से हम इसको सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। चलो इन चार में से तीन वैल्यू तो गिवन है आपको, है ना। AD की वैल्यू 4.5, AB की वैल्यू 7.2। आ जाओ AE की वैल्यू पता करनी है और AC की वैल्यू 6.4। तो डेसिमल तो तीनों में है, भूल जाओ डेसिमल, सीधे काटना शुरू कर दो इनको। पहले तो ऊपर से नीचे काटो, किससे कट रहा है, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, फिर इधर से इधर काटो, किससे कट रहा है, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 यानी 4.0, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। अच्छा बीपीटी से भी कर सकते हो, लेकिन बीपीटी से फिर थोड़ा काम ज्यादा रहेगा। बीपीटी से कैसे करोगे, AD बाय DB करोगे, तो फिर DB निकालना पड़ेगा, अभी है नहीं हमारे पास DB, तो उसमें थोड़ा सा काम ज्यादा एक्स वगैरह मानने का, है ना। बाकी इसमें सिमिलैरिटी से चलो तो कुछ भी मानना नहीं है, सीधे सीधे चार में से तीन चीजें, 1 2 3 तो गिवन है, चौथी चीज पता कर। ओके तो वी हैव बोथ ऑप्शंस। चले नेक्स्ट, क्योंकि पैरेलल में ट्राइंगल सिमिलर भी बन जाते हैं और बीपीटी भी लग जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। अब आपकी इच्छा आप बीपीटी से करो, इवन कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पहले बीपीटी से करवाए थे, एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन था ना, पहले बीपीटी से करवाया फिर ट्राइंगल सिमिलरिटी से करवाया, तो बहुत इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्किल को चारों तरफ से घेर लिया इस तरीके से घेरा कि AB को छू रहे हो P पे, AB at P, BC at Q, CD at R and AD at S। वैसे भी फिगर बना बनाया तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रीड हमको वैसे भी नहीं करनी। अब वैल्यूज देखो, AB की वैल्यू क्या है, A से लेके B की वैल्यू क्या है X, पूरी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक। BC की वैल्यू क्या है 7, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। CR मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर आ जाओ AS का है यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू कितनी है 5। अब आपको क्या चाहिए X मतलब A से लेके B तक की वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर ये वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी, टेंजेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। अगर ये 3 है तो टोटल 7 थी, 7 में से 3 के नीचे वाली कितनी बची 4। अगर ये 4 है तो ये भी 4, इधर आइए, ये 5 ऑलरेडी गिवन है तो ये भी 5, तो ये टोटल AB 5 + 4 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर C। समझ आया क्या, नंबर C। ओके चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, the length of the tangent drawn from a point 8 centimeter away from the center of a circle of radius 6। इसका आंसर हम फिगर बना के तो करते ही थे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि बिना फिगर बनाए भी आप जब एमसीक्यू में ही आएगा ये क्वेश्चन, आपके बुक में भी एमसीक्यू में गिवन है, ठीक है। तो हम जल्दी से कैसे करेंगे, आपको ये याद रखनी है कि वहां पे टेंजेंट हाइपोटेन्यूज नहीं होती, टेंजेंट हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट पर तो एंगल बनता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे, तो वो पॉइंट 8 सेंटीमीटर दूर है, दैट मींस हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर, ये ओके। तो 8 6 के कॉम्बिनेशन से सोचना था, तो 8 और 6 के कॉम्बिनेशन से अगर हम ट्रिपलेट के हिसाब से सोचते तो 8 6 के साथ 10 का बनता है, पर वो गलत है। वो तब होता जब ये हाइपोटेन्यूज नहीं होती, ये तो खुद ही हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा थोड़ा ना ट्रिपलेट पे कोई नंबर हो सकता है। तो आपको 8 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर जोड़ने की बजाय घटाना था। अब जिसने जोड़ा होगा उसका आंसर देखो ऑप्शन में वो जरूर रखेगा, ठीक है। कर दिया कबाड़ा, इसका रूट भी करना है, तो ये हो जाएगा 64 - 36 गिव्स मी 14 में 6 गए 8 पानी 3 गए 28, रूट 28 को सॉल्व करेंगे 4 × 7 यानी 2√7, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे जल्दी से, टेंजेंट अगर निकालनी है तो हमको माइनस करना है, अभी टेंजेंट ही तो निकालनी है। टेंजेंट अगर गिवन है रेडियस के साथ तो फिर प्लस होगा, क्योंकि टेंजेंट खुद हाइपोटेन्यूज नहीं होती, टेंजेंट खुद हाइपोटेन्यूज नहीं होती। भाई ये सर्किल है, ये टेंजेंट है,
ये डिस्टेंस है आउट सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट का, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है इसमें से, ये जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेन्यूज होती है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो ये डिस्टेंस ये हाइपोटेन्यूज होती है। अब आपसे खुद टेंजेंट पूछा गया है तो आपसे हाइपोटेन्यूज थोड़ा पूछी गई है आपसे, तो हाइपोटेन्यूज एक तरीके से गिवन है, या 8 गिवन था और ये 6 गिवन था, तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर निकालिए ना कि जोड़। ओके, गलत हो गया मैम, ठीक है, अभी गलती करने के लिए अच्छा है अभी, ताकि आप बाद में याद रखो, है ना। अभी सपोज करो अगर ये पेपर हम नहीं देते तो 100% इस क्वेश्चन का हम एग्जाम में भी वही करके, ठीक है। तो सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाए तो याद करो मुझे 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cos थीटा माइनस cos sec थीटा को सॉल्व करके लिखना है। तो क्या करें, साइन कॉस में चेंज करते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, cos sec थीटा को बताओ 1 बाय cos थीटा, इधर आ जाओ 1 - cos थीटा को चेंज करो cos थीटा बाय sin थीटा, एंड cos sec थीटा को बताना 1 बाय sin थीटा। अब सॉल्व करें तो एक जगह एलसीएम आ रहा है cos थीटा, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इधर एलसीएम आ रहा है cos थीटा, उधर एलसीएम आएगा इनटू sin थीटा, फाइन। चलो इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर कुछ ऐसा होगा कि cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 × 1 cos थीटा, और बाकी में तो सेम सेम ही है तो सेम सेम ही आ जाएंगे, sin थीटा + 1, और इधर भी sin थीटा × 1 sin थीटा, और बाकी सब सेम आ जाएगा sin थीटा - cos थीटा -1। अब आप उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, अब मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसी ग्रुपिंग देखो कि इसमें सेम सेम क्या है, देखो sin थीटा इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, cos थीटा +1 इसमें पॉजिटिव है लेकिन उसमें नेगेटिव है, तो हम एक काम करते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, sin थीटा 2 पॉजिटिव रहे और cos थीटा +1, cos थीटा +1 को एक टर्म मान लो, ओके ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है cos थीटा। इधर आओ, इधर sin थीटा पॉजिटिव है और माइनस cos थीटा -1 में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो cos थीटा +1 बचा अंदर, sin थीटा। अब चेक करो ये a + b × a - b है क्या, a + b × a - अगर किसी को ये चीज क्लिक नहीं करी फिर उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है, बोलो क्या डाउट है लीजा। अच्छा हम गलत कर रहे हैं, ओके तो हमको बताओ ना, आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो, गलत कर रहे हैं तो बताओ गलत है। देखो यहाँ प्लस है, क्वेश्चन में हमने माइनस लिखा हुआ है, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो अब फिर चेंजेस करने पड़ेंगे फिर तो ए और बी में, फिर तो साइन थीटा + cos थीटा एक सिंगल टर्म बनेगी और 1 जो है इधर प्लस में इधर माइनस में वो दूसरी टर्म बनेगी, ठीक है। तो साइन थीटा + cos थीटा एक टर्म, वो हो जाएगा मेरा a +1 हो जाएगी मेरी दूसरी टर्म b, और इधर भी साइन थीटा + cos थीटा सेम आ रहा है तो वो हो जाएगा a और फिर -1 हो जाएगा, तो a + b × a - b लगेगा लेकिन टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो गई, तो a² - b² लगा दें। हाँ मैं बात कर रहा था किसी को ये चीज क्लिक नहीं करेगी a क्या लें b क्या लें, तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करने का ही ऑप्शन उसके पास बचता है। आंसर उसका भी वही आएगा जो इसका आएगा, आंसर उसका भी वही आएगा जो इधर a + b × a - b करने से आएगा, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो, वो आइडेंटिटी नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो गधा स्टाइल चल रहा है, तो उसके लिए वो कर तो देगा बट उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो a² यानी कि sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर -b² मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करो cos थीटा × sin थीटा, sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ओके, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो sin² थीटा + cos² थीटा + 2ab यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा, आगे -1 और है इसको मत भूल जाना, कई बार क्या होता है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो बड़ा सारा बना ना, भूल जाते हैं आगे भी कोई था, तो ये तो केवल sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व हुआ है, आगे उस बच्चे को मत भूलो, -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, होता है कई बार इसे बाजार में बच्चों को लेकर बाजार में भूल जाए, इतना हेक्टिक हो गया बाजार में तो बच्चों ही रह गए, ठीक है। चलो आप बच्चे भी खुश हैं कि आजादी मिली, फिर वो ढूंढने जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं क्यों ढूंढने आए, बढ़िया मजे कर रहे थे। sin² थीटा + cos² थीटा -1 तीनों काट दूं क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, और 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा cos थीटा, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वो आप देखो बुक का कुल मिला के आपके कोर्स का क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास से पढ़ाया था,
बट उसमें जो है सेक थीटा और थीटा की वैल्यू निकालना सिखाया था डायरेक्ट ट्रिक से, अभी साइन थीटा की पूछ ली उसने। ठीक है, तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, तो आपको मैंने क्या कहा था, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है तो सेक थीटा इसी के कॉन्जुगेट की वैल्यू 1/p हो जाएगी, उसी का रेसिप्रोकल। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का रेसिप्रोकल 1/p। ये डाउट सेशन में डिस्कस किया था अपने डिटेल में इस क्वेश्चन को। अब एक इक्वेशन वो मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, दोनों को क्या कर देता हूं मैं, सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सेक थीटा और टेन थीटा माइनस टेन थीटा तो कट गए, p प्लस 1/p। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय p, 2 को भी इधर ले आएंगे तो 2p। सेक थीटा की वैल्यू आ गई, आपको किसकी चाहिए, साइन थीटा की। तो सेक से साइन में जाना कोई बड़ी बात है आपके लिए, सेक से पहले कॉस में चले जाओ, रेसिप्रोकल कर दिया तो उधर क्या हो जाएगा, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस थीटा से साइन थीटा जाना है, तो कॉस थीटा से साइन थीटा कैसे जाते हैं बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उसको। अच्छा, ये जो तरीका है ये थोड़ा सा ना, एक तरीके से देखा जाए तो हैक्टिक तरीका है, आसान तरीका है, ट्रायंगल बना दो। देखो cos थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस बेस और एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड मार्क कर सकते हो। cos थीटा की वैल्यू गिवन है तो रेशियो से मार्क कर सकते हो, एक बार तीनों साइड्स आ गई तो फिर जो भी निकालो अगेन रेशियो से। कैसे, चलो वो वाला तरीका देखो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। आप फटाफट से शॉर्ट में राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। cos थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड, तो ये तो हो गई हमारी एडजेसेंट साइड, ये हो गई मेरा रेशियो मिल गया ना। आप चाहो तो के लगा के करो, या आंसर तो के से के कटेगा ही, अब एमसीक्यू में कर रहे हैं तो क्यों के लगा है ना। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गई, अब थीटा कहीं भी मान लो जो आपकी मर्जी, या थीटा मान लिया या 90 डिग्री है, सो एडजेसेंट साइड ये नीचे वाली हो जाएगी 2p, और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 1। एक बार ये एडजस्ट, ये अपोजिट साइड निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो p स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में से 2p का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा, घटाएं। तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बताओ, p टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, p टू द पावर 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर गया तो माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1, और p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअली p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना भाई। p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में प्लस 2p स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस 2p स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर में आएगा, बीच वाली टर्म ही तो प्लस 2ab तो माइनस 2ab हो रहा है, और ये तो इसका होल स्क्वायर का रूट भी तो लगाना था, एक्चुअल वैल्यू तो रूट निकाल के निकलेगी, तो रूट से स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस 1 आ गई आपकी अपोजिट साइड। अब आपसे जो भी रेशियो पूछे लगा दो, आपसे साइन थीटा पूछा था, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। क्या आ रही है आपकी अपोजिट साइड इसमें, p स्क्वायर माइनस 1, और क्या आ रही है आपकी हाइपोटेन्यूस, p स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर इज p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से चलोगे तो कन्वर्ट करोगे तो भी होगा, वही काम होगा, रूट इधर से हटाओगे तो उधर होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा p स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा, p का होल स्क्वायर होगा, फिर 1 माइनस है तो माइनस 1 उधर लेके जाओगे, माइनस 1 उधर लेके जाओगे, तो एलसीएम लोगे तो ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा। काम तो वही है, ये अप्रोच होती है बस, ठीक है। एनी डाउट्स, आवाज नहीं आ रही भाई आप लोगों की, इसके दो कंक्लूजन्स हो सकते हैं, या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा या बहुत कुछ, सब कुछ समझ आ रहा है, बताओ। क्योंकि जिसको एवरेज समझ में आता है वो बहुत बोलता है क्लास में, अब आप बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तो या तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, और या फिर पूरा ही ऊपर से जा रहा है, बाईपास जा रहा है, हाँ बाईपास। तो चलो देखो बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा, अगर कोई छोटी मोटी बात अभी भी क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, एक बार वीडियो देखो, फिर भी नहीं पूछ पा रहे हो तो अलग से आके भी कंसल्ट कर सकते हो बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। कभी भी एक कॉल घुमाओ कि सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हाँ जो बीच में बैंक वाला टाइम है उसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ट्यूशन वाले टाइम पे जो सुबह और शाम का टाइम है उसमें आप कभी भी आके छोटी मोटी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है ना। वी आर जस्ट ए कॉल अवे फ्रॉम यू, कॉल करो और आ जाओ, ठीक है। और वीडियो आपको दे ही देते हैं,
वीडियो से भी एक बार, जैसे अभी कई बार जैसे हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं अभी क्योंकि क्लास का टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको धीरे धीरे समझ आता है तो आपका वीडियो है, आप पॉज करके धीरे धीरे एक एक स्क्रीन समझ सकते हो, पर आपको वो समय तो देना ही पड़ेगा। अब आपको हम हमारे स्टडीज को समय ना दे और ऐसे ही हम वो स्टडीज हमको आ जाए तो वो तो आज तक ना हुआ है ना हो सकता है, ठीक है ना। किसी को भी बिना मेहनत के फल नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 13, 2 men are on the same side of a tower। आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दो आदमी है, टावर की सेम साइड है, टावर की सेम साइड है, तो ये टावर खड़ा कर दो सेम साइड, यानी एक यहां खड़ा कर दो एक वहां खड़ा कर दो, ये दोनों सेम साइड हो गए। ठीक है, अब देखो एलिवेशन, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो ना तो फिगर तो माइंड में बन ही जाता है कि ये बनेगा। अब मैंने क्वेश्चन आगे का नहीं पढ़ा, पर सेम साइड ऑफ टावर है तो यही बनेगा। अब एलिवेशन लगाएगा, डिप्रेशन लगाएगा। हाँ चलो, अब देयर दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 40। ये भी हमको पता है कि छोटा कहाँ होता है और बड़ा कहाँ होता है, तो पास में जो होता है बड़ा और दूर होता है छोटा, सोचना ही नहीं। हाइट ऑफ द टावर इज 100, ये 100 मीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो एक बार 30 डिग्री लगा के टोटल दूरी निकाल लो, एक बार 45 डिग्री निकाल के इतनी दूरी निकाल लो और दोनों का डिफरेंस कर लो। अब 45 डिग्री में तो आपको बताया गया है कि जो अपोजिट होता है वही एडजेसेंट होता है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो अगर मेरे पास ये 100 मीटर है तो भैया तू भी 100 मीटर है। हाँ 1030 लगा लो, 1030 का डायरेक्ट ट्रिक नहीं पता, 45 डिग्री की तो डायरेक्ट ट्रिक पता है ना, 45 डिग्री के सामने वाली साइड एडजेसेंट साइड की हमेशा बराबर होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, 1030 लगा दो जल्दी से। तो 1030 क्या होता है, अपोजिट साइड 100 मीटर है ही सही, और ये टोटल साइड प्लेट से कुछ भी मार्क लो, ए बी सी डी, तो ये बीसी हो जाएगी। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 100/BC। सो बीसी की वैल्यू 100√3, बीसी की वैल्यू, तो दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस 100√3 है बीसी, जिसमें से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो उन लोगों के बीच की दूरी पता चलेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 100√3 माइनस 100, जिसमें 100 कॉमन ले लें तो इट इज √3 माइनस 1 कॉमन, ऑप्शन नंबर सी, 100 इंटू √3 माइनस। चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज। देखो एंगल हमेशा दो फॉर्म में होता है, इन डिग्रीज में होता है, रेडियंस में होता है। अब रेडियंस हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन किसी किसी एरिया में रेडियंस भी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने क्लियर किया है इन डिग्री से। आप ऐसा मत सोचना कि डिग्रीज में ही तो होता है, ये क्या बात हो गई, नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया या उस जगह पे, इवन राजस्थान में भी जैसे सीकर कोटा चले जाओ तो वहां पे 11 12 सॉरी 9 10th में ही, वो 11 12th में तो पढ़ना ही है, खैर 9 10th में ही एंगल को दूसरे मेजर में भी पढ़ना सिखाते हैं, जिसको कहते हैं रेडियंस। आरबीएससी की बुक में क्लास 9th में है, पर अब आरबीएससी की बुक फॉलो नहीं होती, रेडियंस में पढ़ना भी सिखाया एंगल्स को, ठीक है ना। चलो, तो अभी तो डिग्रीज में ही है क्योंकि सीबीएसई एग्जाम ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, तो वो सबके हिसाब से सोचता है। थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, तो थीटा मिल गया मुझे एंगल, और रेडियस मिल गई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताना है, बोलो। थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले तो मैच करो, ऐसा का ऐसा मैच हो रहा है क्या, ऐसा कैसा मैच नहीं हो रहा, तो 180 के हिसाब से अगर चलें तो ये हो तो रहा है, कौन कह रहा है नहीं हो रहा। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क पूछता तो यहाँ पे 2 पाई आर आता, तो उसमें 2 से 360 काट के भी सॉल्व कर सकता है, अभी तो 2 से कुछ 360 कट भी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, इफ ए chord of a circle of radius 28 centimeters makes an angle of 90 degree at the center then the area of major segment, तो डायरेक्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सॉल्व करके लिखना है। क्या कह रहा है, chord of a circle of radius, रेडियस तो है 28, एंगल 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्रीज, बस दो ही चीजें चाहिए होती हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। एरिया ऑफ सर्किल माइनस, ठीक है ये ठीक है, देखो आप ऐसे कह रहे हो कि एरिया ऑफ सर्किल निकालो पहले, ओके, माइनस, अब इसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मैं माइनस हटा दूं, मतलब ब्रैकेट खोल दूं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, और जो ट्राइंगल का एरिया माइनस होना था वो प्लस हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस साइन हटा दिया, मतलब ब्रैकेट्स खोल दिए मैंने। तो ये करना है बेसिकली आपको, राइट। देखो एक ऑप्शन तो ये जो आप कर रहे हो इससे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है
कि आप एरिया ऑफ सर्किल में से इसको माइनस मत करो, बस आप थीटा चेंज कर दो। पर फिर लेकिन सेगमेंट में आपको वो सोचना पड़ेगा कि साइन 270 क्या होगा, वो हमारे बस की बात। सो फिर आपके लिए तो ये ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर मैं थीटा को रिफ्लेक्स एंगल ले लूं 360 माइनस 90 तो 270 होता है, तो सेक्टर तक का तो काम चल जाएगा, लेकिन सेगमेंट में साइन 270 निकालना हमको आता नहीं। ठीक है, तो आपके लिए यही ऑप्शन है। सॉरी फॉर नाउ, अगले साल आ जाना, फिर साइन 270 भी सिखा देंगे। एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लगा दे सब कुछ, इन दोनों में से चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचता है 1 माइनस थीटा बाय 360 प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चाहो तो कॉमन ले लो, ना लो तो भी चलेगा काम। चलो अब पुट द वैल्यूज, 22/7, आर कितना है 28 इंटू अगेन 28, और थीटा कितना है 90, 90/360 करेंगे तो 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अब 2-3 स्टेप में सॉल्व कर देना, अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो 3/4 प्लस 1/2 आर स्क्वायर अगेन 28 इंटू 28 साइन थीटा, थीटा 90 है तो साइन 90 क्या होता है 1। ओके, चले आगे, 7 से काटो 4 टाइम्स और 4 से काटो 7 टाइम्स, 7 4 जा 28 हो गया बस, और कुछ नहीं कट रहा। 22 इंटू 28 इंटू 3, और इधर 2 से काटो 14 टाइम्स, 14 इंटू 28। ठीक है, करो सॉल्व, 28 चाहो तो कॉमन भी ले लो, 22 3 जा 66, और इधर क्या बचा 14, फिर एक बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 28 इंटू कितना हो गया, लेकिन बच गए, देखो 80 आ गया, बच गए। 80 में 8 से ही करना है बस, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 एंड 6 23, 2240। इतना बड़ा आंसर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी। कोई मोबाइल नंबर लग रहा है ना, 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। पहले हमारे लैंडलाइन नंबर से हुआ करते थे, 222 369 22452। आपने तो देखे नहीं है लैंडलाइन नंबर, देखे यूज किए किसी ने? मतलब आप भी हमसे ज्यादा पुराने नहीं हो। चलो, लैंडलाइन फोन आपने यूज की? पिछले 10-15 साल से तो वही, आपकी एज कितनी है, 14-15 साल? 10-15 साल, 15 साल से तो मोबाइल फोन से यूज होते हैं। ऐसे घुमा घुमा के फोन लगाया कभी आपने? ऐसे डायल में ऐसे घुमा घुमा, वो दबाने वाले हैं। चलो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ अ नंबर x इज चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 एंड 3। थोड़ा स्लाइटली मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाता हूं ताकि आपको रिलैक्स फील हो, और वापस आना है फिर, फोन नहीं जाना है कि हाँ यार लैंडलाइन फोन अच्छा होता था ना। कितना मजा आता था। चलो देखो, 1 2 3 एंड अ नंबर y। अच्छा जी, x नाम का नंबर चूज करना है। नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3, बस इन तीनों में से, और y नाम का नंबर सेलेक्ट करना है 1 4 9। ओके, मतलब x तो इस कैटेगरी से सेलेक्ट करना है, y इस कैटेगरी से सेलेक्ट करना है। सरल है, समझ में आया मतलब यहां तक? अब आपको क्या चाहिए, ये क्या है p, p मतलब प्रोबेबिलिटी। xy की वैल्यू 9 से छोटी हो, x इंटू वाई, xy मतलब x इंटू वाई, x इंटू वाई की वैल्यू 9 से छोटी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ गए? तो पहले तो आप ये देखो x इंटू वाई क्या क्या हो सकता है टोटल केसेस, उसमें से 9 से कम वाले केसेस। पहले टोटल केसेस, उसमें से 9 से कम वाले केसेस। अब टोटल केसेस देखने के लिए सुनो, टोटल केसेस देखने के लिए आप जस्ट 3 इंटू 3 कर दो। इसमें 3 नंबर्स हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे 1 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 9 का, 3 इंटू 3 9 केसेस बनेंगे, तो कुछ भी हो जाए नीचे तो 9 आएगा। अब आप केवल वही केसेस छांट लो जिसमें प्रोडक्ट 9 से कम मिले। प्रोडक्ट किससे कम मिले, 9 से, तो वो तो आप उंगलियों में भी छांट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, 9 से कम चाहिए आपको प्रोडक्ट, बोलो। तो पहले 1 के साथ सोचो किसी का प्रोडक्ट 9 से कम आ रहा है, देखो 1 इंटू 1 तो 9 से कम आ रहा है, तो 1,1 सेलेक्टेड, भैया सेलेक्टेड हुआ। 1 इंटू 4 भी सेलेक्टेड, 1 इंटू 9 सेलेक्टेड नहीं, क्योंकि 1 इंटू 9 एग्जैक्टली 9 होता है, आपको 9 से कम चाहिए। चलो जी 2 की बारी, सो 2 इंटू 1 सेलेक्टेड, 2,1, 2 इंटू 4 भी सेलेक्टेड,
और 9 से तो किसी की बारी नहीं आएगी। 3 into 1 भी सिलेक्टेड, बस 3 से 1 की बारी आएगी, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, 3 9 जा 20। तो 1 2 3 4 5 लोग सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 9, 5 by 9। ठीक है, समझ आया क्या? फेवरेबल केसेस 5 हो गए, और टोटल केसेस बना लो, चाहे से बनाना चाहो तो, लेकिन बनेंगे तो 9 ही। अभी 5 तो हमने बना लिए, जो 4 बच गए वो 9 केसेस टोटल कर देंगे हम। बोलो समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th डिलीट कर दो उसको। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। मैं उठ के यहाँ पे इस वाली सीट पे बैठ खड़ा, और रुद्र तो खड़ा। कितनी एक ही एग्जाम में कितनी बार अपनी सीट चेंज कराएगा? थोड़ी तो शर्म खा, इधर बैठ। हाँ उधर ही बैठे, उधर ही बैठ। अब अगर इधर इधर हुआ तो फिर कल तो तेरी स्पेशल सीट थी, आज उससे स्पेशल होगी, वो सरप्राइज होगा। इसलिए कोशिश कर कि वो सरप्राइज ना ही मिले तेरे को, भयानक होगा वहां पे, है ना? ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17। एक गर्ल ने कैलकुलेट करी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, पहली प्राइज जीतने की इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है, हमको निकालनी नहीं है। टोटल टिकट्स 6000 हैं, तो उसने कितने टिकट्स खरीदे होंगे? देखो, जैसे मान लो एक लॉटरी है, इमेजिन करो सिचुएशन। प्रोबेबिलिटी अभी आपने छोटे लेवल पे सीखी है, आगे बड़े लेवल पे भी सीखनी है, तो सीखते जाओ। देखो, एक मान लो मेरे पास जार है, उस जार में 6000 टिकट्स हैं, ठीक है? उसमें से आपको पिक करना है, अगर आपकी लॉटरी खुली तो बढ़िया, समझ गए? तो अगर उसमें से आप एक चिट उठाते हो तो संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप 4-5 चिट उठाते हो तो संभावना ज्यादा है कि नहीं? आप और ज्यादा उठाते हो तो और ज्यादा संभावना है कि नहीं जीतने की? और ज्यादा उठाते हो तो और है। मान लो आधी की आधी उठा लेते हो तो आधी संभावना है, 1/2 संभावना है। समझ गए? तो जितने टिकट्स हम ज्यादा लॉटरी के खरीदेंगे तो उसकी संभावना हमारी बढ़ती चली जाएगी ना। तो ये जो खरीदना है ये तो है फेवरेबल, और टोटल है 6000। जितने टिकट्स हम खरीदेंगे वो तो है हमारे फेवरेबल केसेस, और जितने टिकट्स टोटल हैं वो है 6000। तो फेवरेबल बाय टोटल ही तो होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है बताओ? और फेवरेबल बाय टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमको निकालनी नहीं है, वो गिवन है, 1 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0.08 0 और 1 के बीच की का ही नंबर है। फेवरेबल हमको पता करना है, टोटल कितने हैं? 6000 इज इक्वल टू, चाहो तो 0.08 को 8/10 भी, 8/100 भी लिख सकते हो, तो 2 0 से 2 0 ये काट भी सकते हो। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 60 into 8, यानी कि 6 8 जा 480 टिकट्स उसने खरीदे होंगे, तब जाके उसकी इतनी संभावना हुई होगी जीतने की। आउट ऑफ 6480 टिकट वो खरीद के बैठे, और मान लो 6000 की 6000 ही खरीद ले तो 100% जीतेगी नहीं जीतेगी? क्योंकि होगा तो एक प्राइस, फर्स्ट प्राइस तो उसी में से होगा, तो पूरी खरीद लो तो 100% जीतोगे। पर वो पूरी खरीदने में पैसे इतने लग जाएंगे कि फर्स्ट प्राइस से ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा है ना? तो वो फिर आपको सोचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन आ जाओ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। आपको मार्क्स दे रखे हैं और मीन पूछा है, तो जोड़ो और डिवाइड करो, सरल सा क्वेश्चन। जोड़ दे, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, बस 9 से डिवाइड करना है। पहले 9 लोग हैं, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, डिवाइडेड बाय 9 को करना है। ठीक है, ऐड कर दें क्या? बोलो, शुरू करें? चलो इधर देखो, 9 और 6, बोलो, 9 और 6 15 और 1 और 3 19 और 7 26 और 2 और 5 33 और 9 42 का 2 बचा 4, 42 का 2 रखा और 4 रिमाइंडर बचा ना। 4 + 5 4 + 5 is 9, आ जाएगा 4 + 5 9, 9 + 4 + 3 + 2 18 + 2 + 4 24 + 5 29 + 3 32 + 2। तो इस तरीके से हम एक बिल्कुल फोकस होके उसको वहीं ऐड कर सकते हैं, बजाय कि रफ में लिखें ऐड करें। तो थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना? होगा ही नहीं मत से, क्या कह रहा है? मेरे को यहाँ सुनाई नहीं देता, तेरे को वहां सुनाई देगा वो क्या कह रहा है? 342/9 करो, सो 9 3 जा 27,
कितना रिमाइंडर बचा, 3 और 4 7, 72, 9 8 4 70। ठीक है, आ जाओ assertions एंड रीजंस, कर दूं उसको डिलीट। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। In the given figure, a sphere circumscribes a right cylinder whose height is 8 centimeter and radius of the base is 3 centimeter. ठीक है, ये एक फिगर गिवन है, देखो इसमें, इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक स्फीयर ने एक सिलेंडर को सर्कमस्क्राइब किया हुआ, डन, 4 कोनों पे उसको टच कर रहा है। ठीक है, हाइट है उसकी 8, सिलेंडर की हाइट कितनी है 8, और रेडियस कितना है उसका, रेडियस ऑफ बेस कितना है 3, तो ये रेडियस है 3 और हाइट है 8, साफ साफ फिगर में भी मेंशन किया हुआ है। डन। अब ये क्या कह रहा है कि इनके वॉल्यूम, स्फीयर और सिलेंडर के जो वॉल्यूम का रेशियो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं, रीजन क्या कहता है, ये तो स्टेटमेंट, रीजन क्या कहता है कि वॉल्यूम का रेशियो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब ये तो बिल्कुल सरल सी बात है कि वाकई में ऐसे ही निकाला जाता है। मैंने कहा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो आप ऊपर लिखोगे स्फीयर का वॉल्यूम, नीचे लिखोगे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड करके रेशियो मिलता है, तो ये तो हर हाल में करेक्ट है, यानी रीजन तो करेक्ट है। अब वो करेक्ट है या नहीं वो देखना है, और फिर ये और देखना है कि इसकी मदद से उसका काम बना कि नहीं बना। 3 चीजें देखनी होती है, पहले तो दोनों इंडिविजुअल इंडिविजुअल सही है क्या, तू तेरी जगह सही हो और मैं मेरी जगह सही हूँ, पहले ये चेक करा जाता है। फिर दोनों सही है, अगर दोनों सही है तो रीजन ने असर्शन की हेल्प करी या नहीं करी, ये चेक करा जाता है। तो 3 स्टेजेस में क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये तो 100% मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से एक चीज बहुत ही सरल देगा, या तो वो बिल्कुल सरल देगा, जैसे ये बिल्कुल सरल सी चीज है, सोचना ही नहीं है कि करेक्ट है। अब उसको देखो, तो अब आपको रेशियो ऑफ इस फॉर्मूला की मदद से आपको चेक करना है कि 125/54 आता है या नहीं आता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उनको वैल्यूज गिवन है कुछ कुछ, देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट। अच्छा, अब आर उसका अलग है, इसका अलग है, आर उसका अलग है, तो उसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, तो 4/3, इधर लिख देता हूं 4/3 इंटू, अब ये ऊपर है स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हो चाहो तो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से लेके OC ये इसका रेडियस होगा, और यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये हाइट का आधा 4, टोटल हाइट 8 थी ना, टोटल हाइट 8 थी, तो ये आधी जाएगी 4, और इसकी रेडियस कितनी है 3, तो 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि स्फीयर का रेडियस आ गया 5, तो 4/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, डन। इधर आओ, R2 तो साफ साफ गिवन है 3 इंटू 3, ओके, और H क्या है, H क्या है 8। ठीक है, चले आगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो देखो 5 इंटू 3 को नीचे ले आओ, ओके, कटा गया कुछ, 4 से 1, 4 से 2 टाइम कट गया बस, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 2 जा 54, तो रेशियो भी सही आ रहा है और नीचे का फॉर्मूला भी सही है, और इस फॉर्मूला की मदद से ही वो रेशियो निकाला गया। अब कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे तो सर पहले ही पता था, उसकी मदद मैंने ली नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं सोच सकते हम कि मुझे तो पता था कि ऐसे रेशियो निकाला जाता है, उसने कहाँ मदद करी। बात ये नहीं है कि उसने आपकी मदद करी ना करी, बात ये है कि इस स्टेटमेंट से वो रिजल्ट निकलता है। अब वो स्टेटमेंट आपको आता है या नहीं आता है, वो मदद करना ऐसा नहीं, समझ गए ना। सो दोनों सही है और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, एक दूसरे की नहीं, सॉरी रीजन इसकी मदद कर रहा है, असर्शन नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता था कि दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और अगर नहीं मदद करता तो नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो एक और असर्शन रीजन 2 आएंगे आपके एग्जाम में बीएससी वालों को। 3 consecutive terms 2k plus 1 3k plus 1 5k minus 1 form an AP। ठीक है, 3 consecutive terms है, मोस्ट प्रोबेबली assertion रीजन में एक AP का प्रॉब्लम तो बनेगी बनेगी, ठीक है ना। और फिर एक जो है वो कहीं से भी बन सकती है, कई बार कोऑर्डिनेट से भी बनती है, कई बार प्रोबेबिलिटी से भी बनती है, एक दूसरे का नहीं कह सकता, बाकी एक AP की प्रॉब्लम तो बनेगी बनेगी। ठीक है, आ जाओ
तो ये 3 टर्म्स हैं, ये एपी बनाती हैं। तो के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू बताने के लिए इसकी कोई जरूरत है क्या? ऐसे ही पता लगा पाए ना हम, बिना उसकी मदद के पता लगा पाए? तो पहले इंडिविजुअली सोचो, पहले ऐसा मत सोचो कि दूसरे की मदद ले लें। पहले आप खुद से सोचो कि आपको खुद को आ पाई क्या, इसका आंसर निकाल पाए क्या। फिर इसको भूल जाओ, फिर अब उसको इंडिविजुअल सोचो, फिर एक दूसरे का कनेक्शन देखो। तो पहले नीचे वाले को भूल के अगर मैं वहां से के की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो पहली टर्म है 2k+1, दूसरी टर्म है 3k+3, तीसरी टर्म है 5k-6। अगर ये एपी में है तो या तो आप इसमें से इसका माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, और इसमें से इसको माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल दो, और कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दो। या फिर 3 टर्म्स अगर एपी में है तो मैंने आपको कल लास्ट सेशन में बताया था कि बीच वाला इन दोनों का एवरेज होता है, बीच वाला इन दोनों का एवरेज होता है। तो 3k+3 जो होगा इसका इसका एवरेज होगा। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 2k+1 प्लस 5k-1 होल डिवाइडेड बाय 2, जिसको अपन अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 3k+3, तो कितने के हो गए उधर? 2 और 5 7, 7k, और +1 - 1 कट गया तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कराओ 6k+6 बराबर 7k, ये 6 के इधर आके -6k, यानी k की वैल्यू 6। तो k की वैल्यू 6 है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम इसको k = 6 तो वो भी कह रहा था, लेकिन ये वैल्यू हमने सेकंड वाले की मदद के बिना ही निकाली है अभी तक। अब सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके आगे टिक कर लिया करो, तू सही भी है और तू अपने आप का आंसर इंडिविजुअल देने में सक्षम है। अभी तक तेरे को दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन है एक एपी में a+d, ए भी एक टर्म बताइए, a फिर a+d और a+2d का सम का फॉर्मूला ये होता है। अब तू तो सही बात कह रहा है, सम का फॉर्मूला ये होता है, पर इसका मैं उसमें क्या चार डालूं? तू सही है, मानता हूं तू सही है, ठीक है ना, तू गलत नहीं कह रहा है। जैसे मैंने मयंक से पूछा, मयंक मुझे एक चीज बता, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता, तो मयंक कहता है कि हाँ सर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसने बात तो सही बोली है, बट इसका कुछ कनेक्शन है क्या मेरे सवाल से? नो सर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एपी एपी की सेम प्रॉब्लम आ गई तो कनेक्शन हो गई। ये भी एक एपी की बात कह रहा है, ये भी एक एपी की बात कह रहा है, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं है। सो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस बार बी टिक होगा। अब समझ गए होंगे, अब है ना? समझ गए होंगे ना? चलो जी, तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। जो एक बार टोटल लगा के उधर हल्का सा मार्क कर दो, ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसे गोले वोले मत बना देना, हल्का सा लिख दो भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब काउंट कितने हो रहे हैं। हाँ, 12th वाले का देखना बेटा, क्या था आंसर? ऑप्शन नंबर बी था। लेके जा। चलो, तो आगे बढ़े सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, मेरा टारगेट है 9 बजे तक का, 9 बजे तक जितने हो जाए कर लो। तो दो सेक्शंस में हो जाएगा ना हमारे ये पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व। तीसरे में क्यों लेके चलें काम को, जब टाइम बचा है तो। ओके, जितने भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सेक्शन भी पूरा ही करना है, जितने भी होते हैं। ठीक है, सो उससे पहले 5 मिनट का ब्रेक, 5 नहीं 2 मिनट का ब्रेक। नहीं, बाहर अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो जा सकता है, अननेसेसरी नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो 2 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हो, मैं भी आता हूँ तो। चलो, तो ब्रेक ओवर, लेट्स कम टू सेक्शन नंबर बी। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इंटरनल चॉइस चेक कर ली ना किस किस में है? इस सेक्शन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24 एंड 25 में इंटरनल चॉइस है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज क्या करना है? फैक्टराइज करना है, क्योंकि फैक्टराइज करना बाय डिफॉल्ट प्राइम फैक्टराइज करना ही होता है। क्योंकि जब अपन इसको फैक्टराइज करते हैं तो अपन प्राइम नंबर से ही तो काट काट के देखते हैं, जैसे कि 2 3 5 7। तो सबसे पहले है हमारे पास 56। 56 को हम कैसे काट के देखेंगे? पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। कितनी बार गया? एक और बार, एक और बार, बस। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, प्राइम नंबर सोचेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा।
7 1 जा 7, आ जाओ 1 1 2 को करें तो 1 1 2 तो इसी का डबल है, तो एक 2 और बढ़ जाएगा, एक 2 और बढ़ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 कितनी बार आया और 7 एक बार, और 1 1 2 के प्राइम फैक्टर्स है। अब इसमें 2 1 1 2 1 1 2 है, इसमें एक 2 बढ़ जाएगा क्योंकि जस्ट इसका डबल है ये, तो इंटू 2 कर देंगे तो 56 इंटू 2 आ जाएगा 1 1 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। चलो नाउ अब HCF एंड LCM निकालना है, तो HCF ऑफ 56 1 1 2 ये निकालना है एक तो, और LCM ऑफ 56 1 1 2 ये निकालना है। तो HCF में अभी अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला इसी पेपर में कि कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। अच्छा दोनों में 2 और 3 है, तो इसमें कॉमन भी 2 और 3 होंगे, और सारे लूंगा तो भी 2 और 3 होंगे। ऑल सॉरी 3 नहीं 7, 2 and 7 and 2 and 7, तो कॉमन भी वही आएंगे और ऑल भी वही आएंगे, बस पावर्स का फर्क पड़ेगा। तो HCF में लोवेस्ट पावर्स लेते हैं, तो 2 की लोवेस्ट पावर हो जाएगी 3, और 7 की तो एक ही पावर है तो वही आएगी हमेशा। और इधर LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो पावर 4 आ जाएगी। तो 2 क्यूब इंटू 7 की पावर 1 क्या था, 56 ही तो था, और 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1 क्या था, 112 ही तो था। ओके, तो देखो अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो, मल्टीपल जरूरी नहीं है डबल ट्रिपल 4 टाइम, कुछ भी मल्टीपल हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलाओ मल्टीपल, यानी उसकी टेबल में आता हो। 56 की टेबल में आता है ना 112, तो 112 अगर 56 का मल्टीपल या कोई भी नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है, तो उन दोनों का HCF होगा उनसे छोटा नंबर, और उन दोनों का LCM होगा उनमें से बड़ा नंबर। तो HCF तो आया छोटा नंबर 56 और LCM आया 112। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो हाँ नहीं वो बात वही मैं बोलने वाला था, आपने बोले बोल दिया, इसको बोलने की जरूरत, इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो भी ठीक है, बाकी इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत तो है। हाँ तो एक नंबर दे दो इसका और एक नंबर ये काट लो, 2 नंबर का क्वेश्चन। डन, कोई और डाउट? नो, हाँ सक्षम, कोई डाउट? मार्क्स दे दिए? अच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इवन हम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। ये कौन सा एक थ्योरम थी जिसके बदौलत अपन इसको स्प्लिट कर सकते थे ऐसे? एक थ्योरम थी पहले चैप्टर में, यूजिंग अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव, हाँ जो भी है, बट जो भी है नाम एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, नहीं लिखेंगे तो कुछ जाएगा नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि जो जितनी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं उतनी हम दें। तो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 56 एंड 112 कंपोजिट नंबर्स हैं, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिख लिया। लिख लो तो अच्छी बात है ना, अभी तो चलो मार्क्स नहीं काटते हैं अपन इस चीज के, लेकिन आप कोशिश करना जो कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिखें, वी हैव ऐसे करके। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब वंश को डाउट था कि सर कुछ फिगर ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है आगे, ये कैसा क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे कुछ दे तो सही भाई एडी कितना है वो क्या है, तो इसने फिगर के अंदर दे दी ना इन्फॉर्मेशन 6 9 8, ठीक है, तो जरूरी थोड़ा ना वो लिखे, बता दिया था फिर तो आ गया था ना। चलो ठीक है, नहीं दे रखा, ऐसे क्वेश्चन अगर डाउटफुल आते हैं भाई, इनकेस नहीं दे रखा तो फिर हम उसके बारे में लड़ाई नहीं कर सकते, हमको जो लगता है हम उसके हिसाब से सॉल्व कर दें, अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वैसे भी फ्री के मिलेंगे। समझ गए ना, हमको छोड़ के नहीं आना, याद रखना, अगर किसी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो आपको उसको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस डिस्प्यूटेड के सबको फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने तो अटेम्प्ट, आपको तो वैसे ही नहीं आता था, डिस्प्यूट होना ना होना तो दूसरी बात, तो आपको अगर डिस्प्यूटेड लगता है तो आप उसको शुरू तो करके आएंगे एटलीस्ट, और कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है आप काम करके आएंगे उसके अंदर, ठीक है? ओके चलिए, तो फाइंड AC, ए से लेके सी पता करना है आपको, तो हम ट्राइंगल सिमिलैरिटी यूज कर लें, तो ट्राइंगल सिमिलैरिटी यूज करेंगे तो AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC होगा। आपने PPT लगाई है, चलो तो दोनों चीज डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल सिमिलैरिटी किस किसने यूज करी थी?
तो ट्राइंगल सिमिलैरिटी में हम क्या कहेंगे, देखो इधर here DE is parallel to what BC। सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, ट्राइंगल सिमिलैरिटी के स्टेप्स बता रहा हूं मैं। तो अगर आपने ट्राइंगल सिमिलैरिटी यूज करी है तो ट्राइंगल सिमिलर भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो अगर ये DE पैरेलल BC है तो इंप्लाइज करके दो एंगल इक्वल कर सकते हो आप, कौन से, ADE, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, एक एंगल ये एंड दूसरा उधर वाला AED, एंगल AED इक्वल टू व्हाट, एंगल ACB। यस, ओके। अच्छा जी, इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके। और तीसरा एंगल बताओ, एंगल एक कॉमन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, DAE, एंगल DAE इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आएगा, BAC। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, रीजन कॉमन एंगल। अब सबके मन में सवाल ये होगा कि दो एंगल सफिशिएंट है या नहीं है ना, ये सवाल सबके मन में, बोलो यहाँ पे दो एंगल से करोगे या तीन एंगल से, तीन एंगल। अगर क्लियर कट तीन एंगल गिवन है तो तीन एंगल से ही करना है। अगर तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ रहा है तो नहीं करना है। तो यहाँ पे तीसरा एंगल आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से थोड़ा निकाला है कि इन दोनों को जोड़ा, तीनों का सम 180 रखा, फिर इन तीनों को जोड़ा 180 रखा, फिर बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल का बराबर, ऐसा थोड़ा किया। साफ साफ पता चल रहा है ना कॉमन एंगल, तो साफ साफ पता चल रहा है तो आपको लिखना है, ठीक है। चलो जी, सो बाय यूजिंग AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle ADE is similar to ट्राइंगल ABC। एक बार जो ट्राइंगल सिमिलैरिटी स्टैब्लिश हो गई तो अब इसके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो वैसे तो तीनों साइड्स होंगी लेकिन मुझे तो दो साइड से ही काम है, एक तो AD और AB का रेशियो, AD और AB का रेशियो। सो व्हाट कैन वी से, AD बाय AB इक्वल टू, दूसरा बोलो AE और AC का रेशियो, AE डिवाइडेड बाय व्हाट, AC। तो ये रेशियो मिल गया मुझे, बोलो ओके। अब ये तो हाँ बोलो, हाँ तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया ना, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर से पता चला, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच वी कैन गैदर फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है क्या, आगे बढ़ू मैं। अब ये तो उनके लिए जिन्होंने सिमिलैरिटी से काम किया, अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने बीपीटी से काम किया। अभी इन वैल्यू रखने का काम बचा है बस इसमें, है ना, वैल्यू में रख देता हूं बाद में, एक बार पहले बीपीटी के हिसाब से चल लें। अब बीपीटी वाले क्या करेंगे, या तो बीपीटी वालों को ये डिवाइड बाय ये करना है और ये डिवाइड बाय ये करना है, ज्यादा आसान काम है वो, मैं मानता हूं इसमें बीपीटी ही लगानी चाहिए थी क्योंकि हमको हमारा टाइम जैसे भी सेव होता है करना है। तो उसके लिए भी DE पैरेलल BC तो करना ही है, करना ही है। सो बाय यूजिंग, हाँ पूरा नाम लिखना आप, अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हेल्स लिख देना, ठीक है। सो क्या मिलेगा हेल्स थ्योरम से, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ओके, अब इस वाले रेशियो में भी तीन चीजें गिवन है, नहीं कौन कौन सी रेशियो गिवन है, तीन चीजें गिवन है ना, एक दो तीन, और उस वाले रेशियो में भी इनडायरेक्टली तीन चीजें गिवन है। हाँ देख मेरी बात सुनो, तीन चीजें गिवन तो है ना इनडायरेक्टली, भाई उसमें तो डायरेक्ट ही गिवन है AD AE DB, इसमें क्या होगा AD और AE तो गिवन है और AB सम करके निकाल लेंगे, तो इनडायरेक्टली गिवन है ना। तो तीन चीजें इसमें भी गिवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तीन चीजें उसमें भी गिवन है। इससे सीधे सीधे EC निकलेगी और EC से फिर AE जोड़ के AC बनानी पड़ेगी और उससे डायरेक्टली ही AC निकल जाएगी। तो फर्क ये, चलो अब दोनों में रख के देखते हैं। इसमें क्या रखेंगे, AD की वैल्यू क्या है 6, DB की वैल्यू क्या है 9, AE की वैल्यू क्या है 8, EC की वैल्यू पता करनी, डन। वो भी कर सकते हो, तो आपने वो किया, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो EC की वैल्यू बताओ यहां से, 9 into 8 into डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 3 3 जा
2 1 जा 2 4 जा, तो ईसी आ गया 12। तो एसी कैसे आएगा, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी। एई ऑलरेडी है मेरे पास कितना 8, ईसी अभी अभी निकाला मैंने 12, तो आंसर तो है 20 सेंटीमीटर। चलो इधर तो डायरेक्ट रखते आ रही होगी। एडी कितना था बताना 6, एबी करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आप पहले से ही लिख के रखेंगे ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, यानी कि ये क्या होगा 6 + 9 यानी कि 15। तो अब डायरेक्ट 15 वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, ए कितना था, ए 8 और ए सी आपको निकालना है। तो ए सी निकालेंगे तो क्या करूंगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 × 8 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 2 4 20, इससे भी 20, इससे भी 20। देखो इधर जो है एबी की वैल्यू पहले निकालने पड़ेगी, इधर जो है एसी की वैल्यू बाद में निकालनी पड़ेगी, यानी ये सम वाला पोर्शन इधर भी करना है, उधर भी करना है, उधर पहले करके आना है और इधर रेशियो निकालने के बाद करना है। करीब करीब काम बराबर है। हाँ, इसमें ये सिमिलैरिटी प्रूव करने का काम थोड़ा सा ज्यादा है, ये मैं मानता हूं। उधर तो पैरेलल लेते शुरू हो गए और इधर पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी। ठीक है, हाँ बोलो भाई। अच्छा, इसी निकाल के आगे का नहीं निकाला और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 2 नंबर का है ना 1.5 देंगे। मतलब उसने लिखा है AD by AB, AD by AB आगे। अच्छा, तो इसने आधी तो लगा दी बीपीटी भाई, AD by AB तो ले लिया सिमिलैरिटी से और AE by EC ले लिया बीपीटी से। कौन है कॉम्बो पैक यूज करने आएगा? ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आधा नंबर दो, 1.5 काटो। भला सोचा आपने, अच्छी बात है। चलो आप, हाँ जी, तो इस बीपीटी से आपको ट्रायंगल सिमिलैरिटी का रेशियो बनाना है। अब आप ये देखो, जो आपको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ। तो बीपीटी और ट्रायंगल सिमिलैरिटी दोनों में एडी और एई तो है, तो इनको तो बदलना नहीं है। चेंजेस बस डिनोमिनेटर का है, तो उसको पहले तो करो रेसिप्रोकल करके ऊपर पे पहुंचा दो। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, डीबी बाय एडी इक्वल टू ईसी बाय ए। अब जिसको बदलना है उसको सोचो जरा, वो कौन है, इन दोनों को बदलना है। बदलना किसमें, ईसी को तो बदलना है एसी में, और डीबी को किसमें बदलना पड़ेगा, एबी में। तो जो अभी है वो छोटा है और जो जिसमें जाना है वो बड़ा है, तो छोटे से बड़े जाएंगे तो एडिंग +1 ऑन, तो +1 कर दिया, तो एडी यहाँ पे एलसीएम आ गया और ये बन गया डीबी प्लस एडी बन जा एडी। इधर आओ, इधर एई एलसीएम आ गया, ये वाला +1 यहाँ लगेगा ना, +1 यहाँ, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ लगेगा। तो ए एलसीएम आ गया, ए बन जा ए और उधर कौन है, ईसी। तो व्हेन यू लुक एट द फिगर, तो डीबी और एडी मिलके एबी देते हैं डिवाइडेड बाय एडी, और ईसी और ए मिलके एसी देते हैं डिवाइडेड बाय ए। अब या तो इसी रेशियो में रख दो, नहीं तो सीधा वापस कर दो, रेसिप्रोकल एक और बार कर दो, तो एडी बाय एबी। वैसे भी 3 चीजें इसमें भी डाल सकते हो आप, आंसर तो वही आएगा, ए बाय ईसी। तो हुआ एसी, हुआ क्या, आपने बीपीटी के रेशियो को ट्रायंगल सिमिलैरिटी के रेशियो में चेंज कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो एन अनदर ऑप्शन। बड़ा हो तो गया लेकिन गलत, सही है। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23, जो आप आते ही कह रहे थे, हाँ बोलो।
वो भाई आप बहुत सा यूज कर रहे हैं, सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं, आप पीडीटी कर रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा ना आपको। देखो पीटी यूज करेंगे तो पैरेलल वाली चीज लिख के अपन करेंगे कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर सिमिलरिटी यूज करेंगे तो उसके लिए तो सिमिलरिटी पहले प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा कि सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं। तो इसका तो राइट डायरेक्ट क्लोज कर रहे हैं। तो उसने आप देखो पीपीटी यूज करिए क्या यूज करिए वो आप सोचो। सिमिलरिटी यूज करिए तो उसके सामने मेंशन करो, लिखो कि पहले सिमिलरिटी प्रूव करें, ठीक है ना। फर्स्ट प्रूव द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन सिमिलरिटी। बिना प्रूव करे कैसे आप सिमिलरिटी यूज कर, ओके ठीक है। इस तरीके से आप रिमार्क डाल दो, बाकी सब सही है, बस सिमिलरिटी प्रूव नहीं करी डेट दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 इन द फिगर पी ए पी बी आर, ये वाला समझ नहीं आया था किसी को? अभी आपकी का 23 करो 23 करो। इट इज सर्किल, हाँ नॉट सर्कल, सर्किल। हाँ PA and PB are tangents to the circle with center O। तो P एक्सटर्नल पॉइंट से PA टेंजेंट है और PB टेंजेंट है। डन, आगे बढ़ो। APB 70 डिग्री है, APB यानी टेंजेंट्स एक दूसरे से 70 डिग्री पे लटके हुए हैं, इंक्लाइंड है। आगे चलो, फाइंड फाइंड ये क्या है? AQB नहीं ये M मिसप्रिंट है ना, M ऐसे ही है। मिसप्रिंट है। एंगल AQB ये देखो मेंशन नहीं किया हुआ है, ये इससे ये निकालना है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया? अब देखो शॉर्ट में बात करें तो सबसे पहले इससे ये निकलेगा, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं तो 180 में से 70 गया तो 110, और ये इसका डबल होता है तो इसका आधा हो जाएगा 55। तो आंसर तो इतना आसान था, इसका आधा होता है ना, सेंटर पे सबटेंडेड एंगल अदर साइड अदर पार्ट का डबल होता है, डबल होगा तो वो आधा होगा। बोलो ठीक है, क्यों डाउट है इसमें? नहीं रिफ्लेक्स एंगल क्यों होगा, सीधे से सीधा देखेंगे, उल्टे से सीधा क्यों देखेंगे? अच्छा इसके कुछ स्टेप्स देखो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम 360 करना पड़ेगा, ए ओ बी पी। तो आप क्या लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल, तो भी दो स्टेज ये काम ए ओ बी, चार एंगल का सम 360 करना पड़ेगा। चार एंगल के नाम बताओ, ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस ओ पी पी ओ बी पी, और चौथा वो जो हमको चाहिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, और रीजन क्या डालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के भी छोड़ सकते। अब आपको परिवार वाले का बर्थडे भी याद नहीं हो, है ना, तो ये सारी दिखावटी दुनिया है इन शॉर्ट। इसलिए टेस्ट करो वो मेरा सच्चा यार है, अपने बर्थडे पे स्टेटस मत लगाओ और फेसबुक पे भी डिलीट कर दो, और फिर देखें कितनों को याद है। गारंटी है पड़ोसी या घर के वाले भी विश कर दे दो तुमको। चलो, तो किसी का फोन नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक कहीं स्टेटस पे नहीं डाला, अब मैं डालूंगा कल, फिर सबके सॉरी मैसेज आएंगे, ठीक है, अभी रिलेटेड या सॉरी या जो भी जैसा भी को फील हो। चलो आगे रीजन डालते हैं हम। हमको उसी के बर्थडे याद रहते हैं जिससे हम रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं, रेगुलर कनेक्टेड जैसे आर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम डेली मिलते हैं तो इसलिए याद रह जाता है। बाकी आपको कितना भी अच्छा या खास दोस्त भी हो, लेकिन अगर रेगुलर या अभी मिल रहे हो कुछ सालों के बाद नहीं मिलोगे ना, अपने खास खास दोस्त का भी बर्थडे भूलो, क्योंकि
ये मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। हम लोग जब क्लास में रहते थे 10th 11th में, तो हम गिनती के कुछ बच्चे रहते थे, एक एक का बर्थडे, एक एक चीज रटी हुई थी। इसका बर्थडे इस दिन, इसका ये इस दिन, इसके मम्मी का बर्थडे इस दिन, इसके पापा का बर्थडे इस दिन। 10 ही बच्चे होते थे क्लास में, उनकी पूरी हिस्ट्री रटी हुई थी, है ना। लेकिन आज की तारीख ये है कि हमको सेम डे उसका किसी काम से कॉल भी आ जाता है ना बर्थडे के दिन, तो ये याद नहीं आता कि आज का बर्थडे, इसको विश कर, बाद में याद आता है क्योंकि कनेक्शन टूट गया ना। आ जाओ, रीजन क्या डालेंगे हम? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अरे बस हो गया ना, अब ज्यादा भी डिस्कस करना उसको। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं मैं अकेला हूं, क्योंकि इंसान ही मन होता है स्वार्थी है, अपना स्वार्थ सोचता है बस वो। 90 90 180 180 और 70 250 250 माइनस करूंगा उधर जाके, तो एंगल AOB कम्स आउट टू बी 60 माइनस 250, ये कितना आ गया था? 110 डिग्री। अब ये तो एक चरण खत्म हो गया क्वेश्चन का, एक नंबर मिल गया जिसने जिसने इतना कर दिया। अब अगला नंबर प्राप्त करने के लिए उसको दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हमको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेगी, क्या सुन लो। हमने क्लास 9th में ये लाइंस खूब बार लिखी है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या है यार। पहले हम दोनों एंगल के नाम लिखेंगे, AOB और दूसरा AQB है यार, एंगल A एंड एंगल AQB, दोनों के सेम एंगल सेम आर्क से सबटेंडेड है, बोथ आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, बाय द सेम। अब सेम आर्क कौन सी है ये अगर समझ में नहीं आए तो आप इस एंगल के एंड पॉइंट्स पकड़ लें। इसके एंड पॉइंट्स क्या है? A और B, इसके भी एंड पॉइंट्स क्या है? A और B। तो सेम आर्क कौन सी हो जाएगी मेरी? AB। सेम आर्क AB, आप देख सकते हो कि ये वाली आर्क है जो कि दोनों एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो हो रहा है सेंटर पे सबटेंड, एक हो रहा है अदर पार्ट पे ना। सेम आर्क AB, ठीक है। अब कौन से पॉइंट वो लिखना है एट, अब एंगल AOB तो सेंटर पे है, एट द सेंटर हो, और AQB किस पे है? एंड एट द पॉइंट Q, वो Q पे है, ये तो सेंटर पे है, और वो किस पे है? Q पे। और Q कहां लाया करता है? लाइंग ऑन द रिमेनिंग, मतलब खुद AB आर्क के अलावा जो बचा हुआ सर्किल है उस पे वो पॉइंट लाया होना चाहिए। तो AB आर्क के अलावा ये सर्किल बचा हुआ है, इस पे लाया कर रहा है Q, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बस फिर हम एक को दूसरे का डबल करते हैं, थोड़ा सा सर्किल। सो ये लाइन लिख दी। अगर हमने ये लाइन लिख दी तो अब हम एक चीज लिखने के हाथ है कि जो सेंटर वाला एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट का दुगना है, सेंटर, ठीक है। रिलेशन तो ये है, रिलेशन ये है। अब इसमें जो भी गिवन हो, ये वाला गिवन हो तो ये डाल दो, AOB हमने निकाल लिया 110 डिग्री इक्वल टू एंगल AQB, implies angle AQB will be 110 by 2 comes out to be 55 answer। हाँ चलो रुक जाओ, कहाँ जाना है? घर तो हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है जो कह रहा है, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप लोगों को सुनो क्या कह रहा है? 1/, हाँ लिख सकते हैं, मतलब एंगल AQB इक्वल टू हाफ एंगल AOB, ऐसे भी लिख सकते हैं बस, और कोई डाउट नहीं है। अरे मेरा बर्थडे है, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ऐसे ऐसे बर्थडे बॉय को नाराज करते हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट, पक्का लास्ट है। ट्रिग्नोमेट्री तो उल्टा जल्दी हो रहा है, लो आ जाओ। ये तो इजी से क्वेश्चन, 2 नंबर की तो क्वेश्चन है, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन B करके जाएंगे हम। अच्छा मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट। चलो आओ, प्रूव दैट रूट ऑफ 1 minus sin theta 1 plus sin theta, so this is our LHS part, this is our LHS part। सबसे पहले क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? 1 minus sin theta डिवाइडेड बाय 1 plus sin theta तो ऑलरेडी है, और इनटू क्या करूंगा मैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर है 1 plus sin theta, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनता है? उससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ठीक है, सही हो जाता है। और ये सारा काम रूट के अंदर चलेगा, ये रैशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का सारा काम रूट के अंदर ही चलेगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पूरा का होल रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, तो वो cos थीटा का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो टोटल का होल स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर पार्ट में जो इसका भी टोटल का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर पार्ट में टोटल का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर दोनों के कट, पंची हो गए आजाद। 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, माइनस से कहां है माइनस? अच्छा यहाँ माइनस है, 1 माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग और इसको अलग। सो इट इज 1 बाय cos थीटा अलग माइनस sin theta by cos theta अलग. So what is 1 by cos theta? It is sec theta. And what is sin theta by cos theta? It is tan theta, which is nothing but our LHS. तो LHS से RHS में, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, हो गया। देखो याद है तो क्योंकि जो ये ना कोई हाँ। इसमें इसको इससे काट दो, लेकिन नीचे इधर से तब नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। सुन लो भाई, मैं इनकी डाउट सुनो। कह रहा है कि इस स्टेप में आप खुद सोच के बताना, इस स्टेप में हम ये स्क्वायर से रूट तो काट सकते हैं, लेकिन इसी स्टेप में इस रूट से ये स्क्वायर काट सकते हैं क्या? द क्वेश्चन इज दैट। थैंक यू मैम। इस रूट से इस स्क्वायर को काट सकते हैं क्या? टेल मी। इसी स्टेप में कैन वी कैंसिल आउट दिस रूट बाय स्क्वायर? व्हाई? बिकॉज ये होल स्क्वायर नहीं है। जब तक होल का स्क्वायर नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा। यहाँ पे दो टर्म है, 1 2, तो ये पूरे एक पॉलिनोमियल का स्क्वायर है, इसमें इसका हो जाता है इसका स्क्वायर। इवन अगर दोनों का अलग-अलग हो तो भी नहीं काट सकते। मान लो मैं लंबे में 1 स्क्वायर में लिखूं तो भी नहीं काट सकते। स्क्वायर से अलग-अलग टर्म्स में स्क्वायर नहीं कटेंगे, होल में ही कटेंगे। इसलिए इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, cos थीटा होल बन गया, पूरे का स्क्वायर हो रहा है, अब कटेगा। समझ गए? एनी अदर डाउट? नो। इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये क्या है, पढ़ के बताओ। अल्फा। इट इज नॉट ए, ये है अल्फा। तो साइन अल्फा, हाँ बोलो। जैसे कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा गोल स्क्वायर का हाँ। फिर डाला फिर ऊपर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दोनों का 8 में लिख देते हैं। और 1 के बाद और 1 के साथ से स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 दोनों साइड स्क्वायर और मिल करते हैं, है ना? तो रूट से रूट 8 का फिर भी बचता है। हाँ, अगर पूरे का रूट हो रहा हो या पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कुल मिला के बात है, किसी पार्ट का नहीं होना चाहिए। समझ गए? पूरे का टोटल का आप होल स्क्वायर करके रूट करो तो कट जाएगा, या उल्टा करो, रूट करके होल स्क्वायर करो तो भी कट जाएगा, पर पूरे का होना चाहिए। दोनों चीजों में, दोनों केसेस में पूरे का होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, इधर आओ। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। तो साइन क्या दिक्कत है? सीधा बैठ। चलिए जाना है अल्फा नाम का फिगर है। क्यों? जब अल्फा है तो अल्फा ही लेंगे, बनाने की प्रैक्टिस कर लो। अगर कल को अल्फा में एंगल आता है तो अल्फा ही बना के आना है। नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। ये केवल सॉल्व करने का तरीका है जल्दीबाजी में। जब एग्जाम में करेंगे तो अल्फा का अल्फा ही बनाना है। ऐसा किसी ने अलाउ थोड़ा कर दिया, बुक्स में कभी लिखा हुआ है ऐसा? ऐसा साइन नहीं लिखा हुआ ना। ये केवल हम कैजुअली जब सॉल्व करते हैं तब लिखते हैं। तो अभी मैं बना रहा हूं तो आपको बनाना है। टेन अल्फा यानी कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। तो ये भी एक चुनौती है, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। कॉट अल्फा बोले तो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, अब ये एलएचएस पार्ट है, इसको सॉल्व करके आरएचएस पे लेके जाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इधर तो इसको तो कॉपी पेस्ट मार दिया एक बार, इसको सॉल्व करता हूं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, एलसीएम साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा। अब साइन स्क्वायर एनीथिंग प्लस cos स्क्वायर, दैट सेम एनीथिंग इज इक्वल टू 1। चाहे से साइन स्क्वायर के आगे cos स्क्वायर के आगे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या बनेगा? एक्स ही हो क्यों नहीं, तो भी वो क्या बनेगा? 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, चलो इधर लिख देते हैं ये सेम चीज, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब ये इंटू 1 करूंगा तो सेम ही चीज आएगी ना। तो
मैं नेक्स्ट स्टेप में सपोज करो मैंने *1 करके सेम चीज बना दी, नीचे क्या है करते हैं अलग अलग, प्लस वाला साइन है तो स्प्लिट हो सकता है, ये पहले पूरा इससे डिवाइड होगा प्लस ये फिर इससे डिवाइड होगा, करते हैं स्प्लिट। तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, प्लस फिर दूसरा एक्सप्रेशन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय वही सेम चीज साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा का सफाया हो गया, 1 बाय कॉस अल्फा होता है सेक अल्फा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सफाया हो गया 1 बाय साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा, व्हिच इज नथिंग बट अवर हेंस प्रूव। अच्छा हेंस प्रूव्ड लिखना भी है नीचे, बिल्कुल जरूरी है। अगर प्रूव करने का क्वेश्चन है, इवन अगर क्वेश्चन ये भी है कि प्रूव करो x = 10, तो आप ऐसे मत सोचना है कि x की वैल्यू तो निकाली हमने, उसने तो कहा था प्रूव करो x = 10, तो x = 10 आने के बाद भी आपको लिखना है हेंस प्रूव। डन, समझ आया? नहीं लिखे तो वो हाँ मार्क्स काट सकता है, बिल्कुल नहीं 2 नंबर तो क्यों काटेगा, 1/4 तो काट ही सकता है, नहीं चलेंगे नहीं। सेक्शन बी कंप्लीट। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर दे रखा है, एरिया पूछा है, बोलो कैसे निकालेंगे? सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है किसी को? मत काटो अभी तो एग्जाम में। हाँ पेरीमीटर ऑफ, नहीं काटना वो सब मेरे पास, अगर अननेसेसरी नंबर काटोगे तो तुम्हारे में काट दूंगा, मना कर रहा हूं ना मत काटो। हाँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला कौन बताएगा? सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर कैसे बनता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, सेक्टर कैसे बनता है जल्दी बताओ। 2 रेडियस और 2 रेडियाई और एक आर्क। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का सम। तो इस बाउंड्री का सम चाहिए आपको, ये जो बना हुआ है ये सेक्टर बना हुआ है, यानी कि रेडियस फिर दूसरा रेडियस और फिर लेंथ ऑफ आर्क, तो 2 आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क, यानी डायमीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हो। रेडियस प्लस रेडियस 2 बार रेडियस है, बाउंड्री का सम करना है ना आपको, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ट्वाइस तो रेडियस आएगा इसमें और एक बार लेंथ ऑफ आर्क आएगा जिसको अपन एल से डिनोट कराते हैं, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 16.4, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, और साथ में रेडियस क्या गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है डन, यहां तक कोई डाउट? चलो इसको सॉल्व करें। इंप्लाइज 2 इंटू रेडियस कितना गिवन है प्लस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलो, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही होता है इक्वल टू 16.4। कोई डाउट नहीं यहां तक? 2 इंटू 5.2 क्या होगा 10.4। अब थीटा मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। इंटू, अब एक काम करो 2 को एज इट इज छोड़ो, पाई को भी पाई एज इट इज हाल फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, रेडियस तो पता है आपको, रेडियस कितना है 5.2 इक्वल टू व्हाट 16.4। इसमें क्या क्या सॉल्व कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि बोलो, नहीं काटना नहीं है ना, थीटा बाय 360 उधर भी आएगा ना एरिया ऑफ सेक्टर में, थीटा बाय 360 से थीटा बाय 360 को ही उड़ाएंगे ना, तो आप 2 इंटू 5.2 कर दो बस, और कुछ मत करो। सो इट कम्स आउट टू बी 10.4 प्लस थीटा बाय 360 इंटू पाई को तो संभाल के रखो, ये तो काम आएगा, इसको तो एज इट इज उड़ाएंगे। थीटा बाय 360 इंटू पाई को संभाल के रखो, 2 इंटू 5.2 अगेन 10.4 इक्वल टू 16.4। अच्छा 10.4 को इसी स्टेप में उधर ले जाओ, तो 10.4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा एग्जैक्टली, और फिर इस 10.4 को उधर ले जाओ तो थीटा पाई अपॉन 360 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू एज इट इज रख देंगे हम वहां पे 6 डिवाइडेड बाय 10.4। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। अब आपको क्या चाहिए वो निकालना शुरू, ठीक है। चले आगे, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। सो टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो क्या करूंगा मैं, थीटा पाई अपॉन 360 संभाल के रख के आया हूं मैं, रख के आया हूं, इसकी वैल्यू डालूंगा सीधी, और आर की वैल्यू है ही मुझे पता 5.2 इंटू 5.2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 इस पार्ट की वैल्यू क्या रखेंगे हम, चेक करो 6 बाय 10.4, क्या रखेंगे 6 बाय 10.4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आया 5.2 इंटू 5.2। तो देखो 5.2 से ये दुगना भी कट गया,
2 बार Yes. और 2 से ये 3 बार। तो 3 इंटू 5.2 कितना होता है? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15.6, क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर। थीटा निकालोगे, मुझे एक चीज बताओ, थीटा परफेक्टली निकल जाएगा क्या तुमसे? पाई की वैल्यू 22/7 तो फ्रैक्शन में निकलेगा। अब अगर आपने थीटा फ्रैक्शन में निकाल लिया और उस फ्रैक्शनल वैल्यू को थीटा में पुटअप किया तो यहां तक ले लिया। हाँ, गलत नहीं होगा लेकिन फालतू लेंदी होगा ना। अगर थीटा आपको हिंट लगेगी यार परफेक्टली निकल जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तब तो निकालो। आप कंपेयर किया करो, लेंथ ऑफ आर्क में भी आता है थीटा बाय 360 इंटू पाई, इतना तो आता है। एरिया ऑफ सेक्टर में भी आता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आता है। तो इस थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू थोड़ा चाहिए, मुझे तो एरिया चाहिए, तो इधर से इसकी वैल्यू एज इट इज वहां रख देंगे ना, तो ना तो थीटा रखना पड़ा ना पाई रखना पड़ा। ठीक है, हाँ। फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है, पिछला वाला? ये फॉर्मूला सही है और पिछला वाला पार्ट किया ही नहीं है। कहाँ तक? एक मिनट, मुझे बताओ कहाँ तक सही है? कहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ तक सही है बस? बस, और ये पार्ट नहीं किया, ये पार्ट गलत है, 1 नंबर दे दो 2 में से। इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, आने लायक क्वेश्चन है। इसमें नई चीज ये थी कि सर्किल का पेरीमीटर नहीं है, सर्किल का पेरीमीटर तो 2 पाई होता है, सम ऑफ बाउंड्री। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क का पता होता है जो आप कह रहे हो, जो हमने यहाँ लगाया लगाया ना, वो भी तो लगाया। कैसे चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? इसका सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए रेडियस से कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। अभी भी ये अपना थीटा बाय 360 इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। लेंथ ऑफ आर्क तो दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या दे रखा है? 3.5 दे रखा है। तो मुझे पता है कि थीटा बाय 360 इंटू पाई तो आगे भी काम आएगा, तो क्यों ना उसको यूज कर लें। और रेडियस भी दे रखा है कितना? रेडियस ऊपर मेंशन कर देता हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहूंगा मैं? थीटा बाय 360 डिग्री उल्टा हो, 35 नहीं होगा, इंटू होता तो पेन है ना। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगेन थीटा पाई बाय 360 की वैल्यू आर स्क्वायर, आर ओके, तो 5 इंटू 5। तो इस वैल्यू को मैं यहां से पिक कर लूं फ्रॉम इक्वेशन 1 10 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 1, 5 से 2 टाइम गया और कुछ नहीं गया। 3.5 इंटू 5 करोगे, 35 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 175, तो 17.5 बटे 2, 17.5 16 2 7 जा 14 5 8.75 सेंटीमीटर। और अगर आपने डन, आप यहाँ की एनालिसिस क्लास कर लोगे शाम की। अब देखो 9 को कल छुट्टी करी थी, फिर अगर हमने ली तो फिर उनकी आज भी छुट्टी हो जाएगी। देखता हूँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ ना इसका, आप आसान होगा। अच्छा, आपको पार्टी चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सेक्शन बी तक हो गया, सी तक हम नेक्स्ट पार्ट में